हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये नया टॉपिक क्या है, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से एग्जाम के लिए पढ़ना है और किस टाइप के क्वेश्चन इस टॉपिक में से एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो अभी थोड़ा रिलैक्स रहिए आप लोग। ये वीडियो देख लास्ट तक देखने के बाद आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे आपके। वैसे भी इस ईयर कुछ कहा नहीं जा सकता है, चीज़ें कैसे हो रही हैं, एग्ज़ाम कब होगा, पोस्टपोन हो रहा है, कितना पोस्टपोन होगा। तो ये साल वैसे भी कुछ बहुत खास लेके नहीं आया है हम लोगों के लिए। ठीक है, कल और आज 2 दिन में ही हमने अपने बॉलीवुड के दो ग्रेट एक्टर इरफान खान एंड ऋषि कपूर सर, इन दोनों को खो दिया है। और कोरोना की वजह से इतने सारे लोग मर रहे हैं, यहाँ पे इतना सब कुछ हो रहा है कंट्री में, तो भी चीज़ें नहीं कही जा सकती हैं। बट स्टिल, जो फेमस डायलॉग है, जीना इसी का नाम है, लाइफ कीप्स ऑन गोइंग, और हम रुक नहीं सकते हैं चीज़ों को लेके। तो इसी तरीके से हमारी तैयारी भी नहीं रुक सकती है, किसी रीज़न से हम तैयारी को ब्रेक नहीं दे सकते हैं। सो कीप लर्निंग, यूटिलाइज कीजिए टाइम का, अच्छे से चीज़ें सीखने में टाइम इन्वेस्ट कीजिए और हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ टाइम इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। टॉपिक, एज यू ऑल कैन सी, द टॉपिक इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब आप में से बहुत से लोग यूपीएससी प्री का वेट कर रहे हैं, प्लस बहुत से लोगों ने यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्जाम भी आई गेस भरा होगा, राइट। ईपीएफओ का एग्जाम आपने भरा होगा, तो ईपीएफओ में देयर इज अ टॉपिक जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन को लेके। तो वहां पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन इन यूपीएससी प्री कुछ स्टेटमेंट देके, लाइन देके ये टॉपिक जो है पूछा जा सकता है। द रीजन बीइंग कि लास्ट ईयर 2019 की मैं बात करूं, तो 2019 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी 100th बर्थ एनिवर्सरी बनाई है। ठीक है, 2019 में आईएलओ ने अपनी 100 बर्थ एनिवर्सरी बनाई है, इसलिए ये टॉपिक जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो इसको देख के चलेंगे, कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं है। प्रीलिम्स के लिए तो कुछ बहुत छोटे छोटे फैक्ट हैं, या ईपीएफओ में जो ऑब्जेक्टिव आता है उसमें तो बहुत छोटे छोटे से फैक्ट है जो आपको दिमाग में रखना है। बहुत डिटेल में तो बस समझ के चलना है जितना मैं बोल रही हूँ। अदर देन दैट आप छोटे छोटे फैक्ट इसके याद करेंगे। वहीं ये जो टॉपिक है मैं डिटेल में कवर कर रही हूँ, तो लाइक अगर मेंस में कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, तो उसको आप आंसर कर सकते हैं। प्लस इफ किसी बच्चे का कॉमर्स ऑप्शनल है, कॉमर्स ऑप्शनल वाले बच्चों के लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे डिटेल में कवर किया है, बैकग्राउंड से लेके स्ट्रक्चर से लेके फंक्शंस तक सारी चीजें। ठीक है, तो ये अगर कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बच्चे भी इस वीडियो की हेल्प से इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बेटा, तो लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक लेबर की संस्था है। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एज यू ऑल नो की संस्था होता है, ग्रुप होता है। तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये ग्रुप बनाने की क्यों जरूरत है। देखो, कोई भी ग्रुप बन रहा है, स्कूल बने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, आपके मैं कहूँ कोर्ट्स वगैरह बने हैं, ये जुडिशियरी इंश्योर करने के लिए बने हैं कि जस्टिस प्रॉपर मिल पाए। तो वहीं ये लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है ये बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। लेबर ऑर्गेनाइजेशन लेबर का जब एक समूह है, तो ये लेबर के वेलफेयर के लिए काम करेगा, इतना मुझे समझ में आ रहा है कि लेबर के साथ प्रॉब्लम हो रही है, लेबर सेटिस्फाई नहीं है। किससे सेटिस्फाई नहीं होगी? अपने काम से, अपने जो सुपीरियर हैं, जो उनके एम्प्लॉयर्स हैं, उनसे वो सेटिस्फाई नहीं है, एम्प्लॉयज और वर्कर्स। तभी उनको क्या आई है, प्रॉब्लम आई है, डिस्प्यूट राइज होता है। उस डिस्प्यूट की वजह से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट होती है, और जब कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो जाएगी तो ना तो काम होगा, और काम नहीं होगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा। उन लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोई डिसीजन नहीं आ पाएगा, और उससे प्रॉपर जो है आपका ओवरऑल आउटपुट इंपैक्ट होगा। और आउटपुट इंपैक्ट होना किसी भी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव नहीं होता। और जब इकोनॉमी के लिए कोई चीज पॉजिटिव नहीं है, इकोनॉमी इंपैक्ट हो रही है ना, तब उस देश का राजा, जो उस देश का रूलर है, पहले रूलर चलते थे, आज रूलर नहीं है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो रूलर की जगह हम लोग लेंगे डेमोक्रेटिक लीडर जो हमारे होते हैं, पीएम या प्रेसिडेंट यू कैन से। तो जो भी है, ये उन लोगों के लिए क्या हो जाती है, एक सोचने वाली बात हो जाती है, ये एक सीरियस इशू हो जाता है। तो इस चीज को लुक आफ्टर करना बहुत जरूरी है। इस चीज को, इस टॉपिक को इग्नोर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सोसाइटी से भी रिलेट करता है, क्योंकि ये इकोनॉमी से भी रिलेट करता है। ठीक है, ये वेलफेयर के कंसेप्ट से भी रिलेट करता है। तो इसलिए ये चीज को इंश्योर करना और इस चीज को पॉजिटिवली लेके चलना बहुत जरूरी था। इतनी बात हमें समझ में आई। तो इसीलिए हमने क्या करा, इसके लिए हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी। और यहां अपने दिमाग में सिर्फ इंडिया को अभी मत लेके चलो, यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल की। इट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंटरनेशनल लेवल पे ये बनी है, यानी कि बहुत सारी जो कंट्रीज हैं वो इस ग्रुप में अप्लाई होंगी, बहुत सारी कंट्रीज आएंगी इस ग्रुप में। बात क्लियर हुई?
हमने देख लिया नीड क्या है इसकी, क्यों मतलब बैकग्राउंड पे आने से पहले हमने देखा कि क्यों बनाने की जरूरत पड़ रही थी। वही हम बात करते हैं बैकग्राउंड की। तो बैकग्राउंड की बात करते हैं बेटा, 18-19 सेंचुरी में ना लेबर का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। अब एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है ये आपको पता है। लेबर से आप क्या कर रहे हो, वेजेस उनको नहीं दे रहे हो, और सॉरी वेजेस लेस दे रहे हो, और क्या कर रहे हो, वर्क उनसे ज्यादा ले रहे हो, प्लस वर्किंग आवर्स आपके प्रॉपर, वर्किंग आवर्स अच्छे नहीं है, ब्रेक नहीं देते हो। आजकल के टाइम के हिसाब से सोचो ना, अगर आप जॉब करने जा रहे हो तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम आती है। बहुत से लोग जो जॉब कर रहे हैं वो लिंक कर पाएंगे क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो हम कहते हैं ना बॉस घूसट है, ऑर्गेनाइजेशन में ये चीज अच्छी नहीं है, लेबर को लेके तो मतलब वर्कर्स को लेके तो एटमॉस्फेयर नहीं है अच्छा। तो जब आप वर्किंग एनवायरमेंट अच्छा नहीं दे रहे हो, वेज रेट मैच नहीं कर रहे हैं चीजों से, तो ये कहलाता है लेबर का एक्सप्लॉयटेशन होना, राइट। तो ये सारी चीजें जो, और उस टाइम तो कॉलोनियल रूल चल रहा था, बहुत सी जगह पे कॉलोनी है, बहुत सी जगह जो थी वो कॉलोनी थी दूसरी कंट्रीज की। तो तब तो और भी ज्यादा जो सिचुएशन थी वो बहुत प्रॉब्लमेटिक थी। आज तो बहुत रूल आ गए हैं आपके पास, इतनी सारी चीजें हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड का कंसेप्ट, रिटायरमेंट बेनिफिट्स का कंसेप्ट है। वर्किंग आवर्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप एचआर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, रिड्रेस करा सकते हो अपनी प्रॉब्लम। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, अब तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है, राइट। तो ये हम बात करें 18th 19th सेंचुरी की, जब लेबर क्या थी, एक्सप्लॉइट की जा रही थी। और 1847 में एक पर्सन थे डैनियल ले ग्रांट, जिन्होंने इस चीज के खिलाफ वॉइस उठाई थी। थोड़ा सा इन्होंने ये इशू नजर में लाया था कि ये लेबर जो सेक्शन है ये भी प्रॉब्लम में है बहुत ज्यादा। फिर 1905 में कुछ ट्रीटीज हुई। उन ट्रीटीज से जो नाइट में वुमेन्स वर्क करती थी, जो नाइट वर्क था उनका, उसको बैन कर दिया गया कि वुमेन का जो नाइट शिफ्ट है वो वुमेन्स के लिए नहीं लगेगी। वहीं 1919 में पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें ट्रीटी ऑफ वर्सलिस के थ्रू हमने यानी लीग ऑफ नेशन ने आईएलओ अडॉप्ट कर लिया। नाउ द क्वेश्चन इज, ये बात समझ में आई, बट ये क्या टर्म यूज कर लिया आपने, लीग ऑफ नेशन क्या है। देखिए आपको पता है वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर यहाँ पे फर्स्ट एंड हुई है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड हुई है, मासिव डिस्ट्रक्शन है, लड़ाइयां हुई हैं, लोग मरे हैं, रिसोर्सेज वेस्ट हुए हैं, मोनेटरी नॉन मोनेटरी तरीके से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। तो कंट्रीज ने आपस में डिसाइड करा कि हम जो है ना ये वायलेंट मेथड यूज ही नहीं करेंगे, ये लड़ाई दंगे वाली काम ही नहीं करेंगे, इसको करने से कोई बेनिफिट तो नजर नहीं आ रहा है, राइट। तो इसके लिए एक जो था ग्रुप बनाया गया, दैट इज लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन बनाया गया कि पीस एग्रीमेंट करे, शांति से बात करे, यहाँ पे डायलॉग्स हो पाए आपस में एक दूसरे के। बट अब क्वेश्चन आता है कि बनाया लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी हुई है। यहाँ 1990 में हमने देखा लीग ऑफ नेशन बना दिया कि शांति बनी रहे, ये सब जो है इंश्योर रहे, लेकिन इसके बाद तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी सुनी हमने कि वर्ल्ड वॉर द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ है। तो हाँ, लीग ऑफ नेशन अपने काम में सक्सेसफुल नहीं रहा था, जो भी ये पर्पज से आया था वहां पे इतनी सक्सेस से नहीं मिली थी, इसलिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी यहाँ पे हमने देखने को मिली। और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के आफ्टर इम्पैक्ट में हमने देखा कि इस लीग ऑफ नेशन को हटा के हमने एक संस्था बना दी थी, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन पे एक सेपरेट वीडियो देखेंगे, यूनाइटेड नेशन, इनके ऑर्गेनाइजेशन, बहुत कुछ यूनाइटेड नेशन के बारे में आप आज भी जानते हो। इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशन, इतनी सारी ट्रीटीज कर रहा है, इतने सारे प्रोग्राम्स लेके आ रहा है, तो यूनाइटेड नेशन इज अपने आप में एक प्रॉपरली वास्ट टॉपिक, ओके। तो बट ये लीग ऑफ नेशन उस टाइम पे एग्जिस्ट करता था, इतना हमें समझ में आया, जिसके अंडर हमने आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन को अडॉप्ट कर लिया था। अब फिर 44 में क्या हुआ, 44 में इसने अपने गोल थोड़े रीडिफाइन करे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम चल रहा था उस टाइम पे, तो और ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुआ लेबर का, जबरदस्ती उनसे जो है प्रोडक्शन करवाया जा रहा है, वर्किंग आवर्स ज्यादा रखे जा रहे हैं, पैसे वैसे का हिसाब किताब नहीं बैठ पा रहा था कोई भी प्रॉपर कि आप क्या वेजेस दोगे, तो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन उस टाइम पे भी इज एट इट्स पीक। तो इसलिए यहाँ पे आईएलओ के जो गोल थे उनको थोड़ा सा चेंज किया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो थी कॉन्फ्रेंस हुई फिलाडेल्फिया, फिलाडेल्फिया की कॉन्फ्रेंस में इसके गोल्स को रीडिफाइन किया गया। और 1946 में मैंने आपको बताया यूनाइटेड नेशन बन गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, तो 1946 में आईएलओ को एक स्पेशलाइज एजेंसी बना दिया, किसकी, यूनाइटेड नेशन की, लेबर के मैटर पे। ऑब्वियसली लेबर पे आई है तो लेबर मैटर पे इसको एक एजेंसी बना दिया यूएन की। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। बेसिक सी बात है, ये दिमाग में रखने की चीज है। मिशन क्या था इसका, लेबर जो है प्रॉपरली काम कर पाए, प्रॉब्लम ना आए, सोसाइटी में जस्टिस बनी रहे, तो सोशल जस्टिस बना के रखना जरूरी है ताकि पीस बनी रहे, ठीक है। पीस लंबे समय तक चले, ये नहीं कि आज आपने दो लोगों की लड़ाई सुलह करवा दी है आज, उसके बाद आप चले गए हो, फिर अगले दिन से उन्होंने रोज प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी, कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाएं, कैसे लड़े, प्लानिंग प्लॉटिंग हो गई, तो ये बेनिफिशियल नहीं है। हम एक लास्टिंग पीस के लिए एक प्रॉपर एग्रीमेंट कर पाए, एक जगह बातें कर पाए, ये चीज सोच के यहाँ पे आईएलओ की स्टैब्लिशमेंट की गई थी। अब आईएलओ की बात करें तो बेटा ये ट्राइपेटाइट यूएन एजेंसी कहलाती है। ट्राइपेटाइट मतलब, ट्राई से मतलब समझ में आ रहा है ना, थ्री, तो ये थ्री लोगों के पर्पस सॉल्व करती है, सिर्फ वर्कर 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 की बात नहीं है यहाँ पे।
ठीक है, यहाँ पे बात सरकार की भी है, क्योंकि मैंने अभी आपको इकोनॉमी से कनेक्ट करके बताया, तो गवर्नमेंट के लिए भी लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात एम्प्लॉयर्स की भी है, क्योंकि उसे वर्कर से काम लेना है, और यहाँ पे बात वर्कर की भी है, क्योंकि उन्हें अपने राइट्स की बात करनी है, अपने वेजेस की बात करनी है, और अपने लिए काम के बेसिक राइट्स के लिए उनको फाइट करनी है। तो यहाँ पे ट्राइबेटाइट यूएन एजेंसी है, यानी इन तीनों के राइट्स की बात, इन तीनों को प्रॉब्लम ना आए, ये तीनों सेटिस्फाई रहे, तीनों के बीच में क्या रहे, कोऑर्डिनेशन रहे, ये काम देख के चलती है। ऑलराइट, अब 1969 में इसको नोबेल पीस प्राइज मिला है। नोबेल पीस प्राइज मिला है क्यों? क्योंकि जो काम ये करना चाहती थी वो काम ये कर पा रही थी अच्छे से, लाइक पीस इंप्रूव करने में हेल्प की थी इसने, जस्टिस हो पा रही थी और फेयर वर्क हो पा रहा था। ठीक है, तो इसने इंप्रूवमेंट शो करी थी, इसलिए इसको नोबेल प्राइज 1969 में मिला। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव में बेटा एक वर्ड है डिसेंट वर्क एजेंडा। डिसेंट का मतलब आप लोगों को पता है, डिसेंट वर्क एजेंडा से आई, तो क्या लेके आई थी कि ये कुछ स्टैंडर्ड सेट कर पाए, कुछ स्टैंडर्ड सेट कर पाए जिसके बेसिस पे कि हम राइट्स बना पाए कि काम कैसे होगा, फंडामेंटल राइट एट वर्क कैसे होगा। ठीक है, उसके बाद ये कर पाए कि मैन एंड वुमेन को इक्वल राइट मिले वर्क के। ठीक है, मैन एंड वुमेन दोनों को इक्वल राइट मिले, ऐसा ना हो सेम काम के लिए मैन को तो सैलरी ज्यादा मिल रही है, वुमेन को सैलरी कम मिल रही है, तो बहुत सारी चीजें उनको इक्वल राइट मिले, सोशल प्रोटेक्शन मिले सबको, चीजों से लेके देखो जॉब चली गई, अब देखो रिटायरमेंट बेनिफिट्स, सोशल प्रोटेक्शन की एक मैं बात करूँ, सोशल प्रोटेक्शन सोशल सिक्योरिटी स्कीम बनाई जाती है, तो बेसिकली वो क्यों होती है? जॉब चली गई या किसी की डेथ हो गई प्री मेच्योर, पहले किसी की डेथ हो गई, फैमिली पूरी डिपेंडेंट है, भाई कैसे खाएगी उसकी फैमिली, परिवार क्या खाएगा क्या करेगा, तो इस सब के लिए सोशल सिक्योरिटी देना इज नेसेसरी। ठीक है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो चाहे वो प्राइवेट एम्प्लॉय हो, वो आपके यहाँ काम कर रहा है तो उसको रिटायरमेंट बेनिफिट देना, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट देना, ये क्या होता है, जरूरी हो जाता है। ठीक है, ताकि वो सिक्योर होके काम कर सके, बिना विदाउट टेंशन काम कर सके, कि उसके बाद भी उसके जो फैमिली है, जो डिपेंडेंट लोग हैं, वो थोड़ा क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे। ठीक है, टू स्ट्रेंथन ट्राइपैटिज्म एंड सोशल डायलॉग, अभी मैंने आपको ये ट्राइपैटिज्म का कंसेप्ट बताया कि सबके बीच में, जो तीनों के बीच में कोऑर्डिनेशन है, गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स के बीच में, वो स्ट्रांग रहे। ओके, अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किस तरीके से काम करता है, क्या क्या लोग हैं इसमें काम करने वाले, क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन आ रही है इसमें बेटा। तो तीन बेसिक ऑर्गेनाइजेशन है, स्ट्रक्चर में तीन पार्ट में डिवाइडेड है ये। पहला देखेंगे तो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस है, दूसरा इनकी एक गवर्निंग बॉडी होती है, और तीसरा इंटरनेशनल लेबर ऑफिस है। वन बाय वन करके देखते हैं क्या है ये। लेबर कॉन्फ्रेंस की बात करूं तो सिंपल लेबर कॉन्फ्रेंस मतलब जहां पे बैठ के ये लोग प्रॉपर बात कर रहे हैं, इसको ना एक तरीके से पार्लियामेंट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इनकी पार्लियामेंट कही जाती है लेबर की, क्योंकि पार्लियामेंट में आपको पता है बैठ के डिस्कशन होती है ऑन सम टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे भी बैठ के डिस्कशन होती है, और ये साल में एक बार मिलते हैं, साल में एक बार मिलते हैं। जो इनका हेड ऑफिस जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, वहां पे ये सारे जितने भी इसके मेंबर है, अभी शायद आई एस 183 मेंबर्स हैं इसके अंडर इंश्योर। ठीक है, तो साल में एक बार ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके सारी डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या होना है, लेबर के जितने भी इश्यूज हैं उन पे बात करते हैं, उनके लिए कुछ पॉलिसीज बनाने का काम करते हैं। क्लियर, तो ये मेंशन है यहाँ पे, इसको इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ लेबर भी कहते हैं। एनुअल इवेंट है, एक बार होता है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और ये लेबर इश्यूज पे डिस्कशन करते हैं और पॉलिसीज बनाते हैं। ऑलराइट, उसके बाद बेटा हम बात करते हैं गवर्निंग बॉडी की। तो गवर्निंग बॉडी जो है ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है, और ये ना एक साल में 3 बार मिलते हैं। ठीक है, 3 बार मिलते हैं, और यहाँ पे ये क्या करते हैं, ये जो ऊपर जो डिस्कशन हुई है उसके ऊपर जो डिसीजन लेने का काम है वो करते हैं, प्लस एक रफ प्रपोजल बजट बना के जो है ये आगे सबमिट करते हैं, ताकि उस पर डिस्कशन हो सके। किसी भी पॉलिसी का, किसी भी प्रोग्राम का और बजट का एक ड्राफ्ट प्रपोजल, रफ प्रपोजल बनाते हैं और उसे आगे सबमिट करते हैं, ताकि उस पर डिस्कशन डिबेट्स हो सके और कोई कंक्लूजन निकल सके। क्लियर हुई। वहीं जो लेबर ऑफिस होता है ना, इट इज अ परमानेंट ऑफिस, ये ऐसे नहीं है साल में एक बार मिल रहा है, साल में 3 बार मिल रहा है, ये पूरे साल खुला रहने वाला, रोज काम करने वाला एक ऑफिस है जहां पे चीजें डिस्कस की जाती हैं। क्लियर, अब हम बात करते हैं गवर्निंग बॉडी की। तो गवर्निंग बॉडी मैंने आपको बताई एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, 3 टाइम्स इन अ ईयर मिलती है, सेक्रेटरिएट होती है ऑर्गेनाइजेशन का, प्लस इसका एक मेजर काम और होता है कि ये जो डायरेक्टर जनरल को इलेक्ट करने का काम भी ये करती है, जो हेड होता है डायरेक्टर जनरल उसको इलेक्ट करने का काम करती है, ड्राफ्ट यानी रफ प्रोग्राम बजट बना के कॉन्फ्रेंस को सबमिट करती है, और पॉलिसीज के रिगार्डिंग जो आईएलसी ने, कॉन्फ्रेंस ने जो भी पॉलिसीज बनाई थी उसके रिगार्डिंग डिसीजन लेती है। इज दैट क्लियर? जल्दी से आगे देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। राइट, लेबर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने आपको बताया, लेबर ऑफिस में मैंने आपको बताया कि परमानेंट बॉडी है। ठीक है, ऐसा नहीं है एक बार या 3 बार मिलेगी। आईएलओ की एक्टिविटीज जो है वो डिसाइड करना, प्लस ये जो
इसको सुपरवाइज कौन करता है? अब ये ऑफिस है ना, तो इसको जो गवर्निंग बॉडी है ना आपकी, और जो डायरेक्टर जनरल इलेक्ट करती है गवर्नर बॉडी, ये दोनों मिलके इसकी एक्टिविटीज को सुपरवाइज करने का काम करते हैं। मतलब इसके ऊपर, जस्ट अ स्टेप अहेड हैं, इसके एक स्टेप ऊपर हैं इससे। वहीं अगर देखो रीजनल मीटिंग की मैं बात करूं, तो ये तो जो मिल रहे हैं वो मिल ही रहे हैं सारे लोग, कि एक बार मिलेंगे, 3 बार मिलेंगे, डिस्कशन होगी, व्हाटएवर। बट इसके अलावा ऐसा भी होता है कि 183 अगर मेंबर स्टेट है, तो उनमें से आपस में 3 स्टेट के बीच में कुछ लेबर को लेके प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ भी इशू है, सिर्फ वो जो है वो 3 स्टेट, 3 कंट्री तक ही लिमिटेड है। तो वो 3 कंट्री आपस में अपनी रीजनल मीटिंग भी कंडक्ट कर सकती हैं इफ दे वांट, कि वो उस मैटर पे डिस्कस कर सके जो उनसे रिलेटेड है। तो यही होता है रीजनल मीटिंग का कंसेप्ट, कि मेंबर जो स्टेट होते हैं वो कुछ पीरियोडिकली अपने अकॉर्डिंग रीजनल मीटिंग भी कर सकते हैं कुछ रिलेटेड इश्यूज डिस्कस करने के लिए। अब इन मीटिंग को अटेंड कौन करता है? द क्वेश्चन इज कौन अटेंड करेगा मीटिंग? तो 4 डेलीगेट आते हैं हर कंट्री के। 4 डेलीगेट में कौन? 2 तो गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं, एक वर्कर की तरफ से होगा और एक एम्प्लॉयर की तरफ से होगा। ट्राईपैराटाइट शो कर रहा है ना, 3 लोग थे, तो 2 गवर्नमेंट की तरफ से आएंगे, एक वर्कर की तरफ से और एक एम्प्लॉयर की तरफ से। कि रखो अपनी अपनी बातें, बताओ अपनी जो भी प्रॉब्लम है, राइट। फंक्शंस, अब इतना सब जान लिया इसके बारे में, फंक्शंस क्या डिस्कस करोगे? अब आपको पता है पॉलिसी प्रोग्राम बना के चलेगा बेटा, ये स्टैंडर्ड सेट करेगा लेबर के लिए। मेंबर जितने भी स्टेट है उनको जो भी लेबर से रिलेटेड इशू आ रहा है उसमें उनकी हेल्प करेगा, उनको सुनेगा। ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन की बात करेगा कि सबको इक्वल पे इक्वल वर्क मिले, किसी का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, जबरदस्ती फोर्स लेबर ना कराई जाए। कुछ अगर रिसर्च करता है ये, तो उसको पब्लिक करा के लोगों को क्या करेगा? लोगों को अवेयर करने का काम करेगा उस रिसर्च के बारे में। प्लस सुपरवाइज और मॉनिटर करेगा, जैसे कि आपको पता है कि गवर्निंग बॉडी जो है वो सुपरवाइज और मॉनिटर करने का काम कर रही है, तो ये भी क्या करेगा? सुपरवाइज और मॉनिटर करने का काम करेगा। कंप्लेन किसी की आती है, तो कंप्लेन जो है वो कंप्लेन भी ये क्या करेगा? अपने पास रजिस्टर करेगा। इज दैट क्लियर? कंप्लेन रजिस्टर करेगा, इश्यूज पता चलेंगे, तभी तो डिस्कशन करके कोई प्लान पॉलिसीज बना पाएंगे ये लोग कि क्या प्लान और पॉलिसी बनना है। आईएलओ का स्टैंडर्ड नॉन बाइंडिंग होता है, कंपलसरी नहीं है, जो भी रूल आया मानना या ना मानना, इट्स अप टू द मेंबर स्टेट। ये कुछ नाम है बेटा, इसको एक बार आप लोग सिर्फ नाम देख लीजिए कि ये डिक्लेरेशन कहाँ थे, प्रिंसिपल्स की, कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल जो आईएलओ ने सेट करे थे कि क्या प्रिंसिपल होने चाहिए। इनको 8 प्रिंसिपल थे और इनको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया था कि 4 पार्ट में ये जाते हैं। 1998 में ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, या कह लो यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम की मैं बात करूं तो एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज द थिंग इंपॉर्टेंट। 8 प्रिंसिपल 4 क्लासेस और 1998 में से अडॉप्ट किया गया था। अब ये प्रिंसिपल तो वहां पे नहीं पूछेगा ना आपसे नाम देके। अब और अगर एक बार रीड कर लो, नाम देके भी अगर पूछता है, मान लो 4 में से आपको 4 ऑप्शन दे दिए, 3 सही दे दिए, 1 गलत दे दिया, पूछा इनमें से कौन सा नहीं था उसका पार्ट, तो आपको नहीं पे टिक करना पड़ेगा। तो एक बार जस्ट हैव अ लुक ऑफ इट, इसको सिर्फ देख के चलोगे आप सिर्फ। ठीक है, मैं पढ़ देती हूँ एक बार आप लोगों के लिए, कुछ समझने जैसा नहीं है। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड राइट टू कलेक्टिव बार्गेनिंग, इकट्ठा होना और इकट्ठे होकर अपनी बात मनवाना, बार्गेनिंग वाली बात यहाँ पे ये है। एलिमिनेशन ऑफ फोर्स्ड और कंपलसरी लेबर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एबोलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, अब ये सब ना अभी इंटरनेशनल बात करें, बट आपको पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये सब इंश्योर करता है। अब जल्दी से सोचो, मैं वैसे अभी आगे 1-2 आर्टिकल बता दूंगी आपको, और आप लोग जो है अभी सोच के चलो कि कौन से आर्टिकल में ये सारी बातें की गई है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ऑक्यूपेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉयमेंट को लेके। वहीं इसकी 8 कोर कन्वेंशन क्या है जो प्रिंसिपल्स की बात की गई? फोर्स लेबर कन्वेंशन, फोर्स लेबर को लेके डिस्कशन हुई है। अबॉलिशन फोर्स लेबर का होना चाहिए, सबको बराबर की रेम्यूनरेशन यानी सैलरी मिलनी चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन को लेके। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ हो रहा है? ये लेबर की बात है बेटा, तो एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन है। अब ये मत लिखना मंदिर जाने के लिए और यहाँ जाने के लिए, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और ऑक्यूपेशन के डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? आपको पता होगा फैक्ट्रीज एक्ट में जो है इंडियन फैक्ट्री एक्ट की, मैं यहाँ पे फैक्ट्री एक्ट की बात करती हूँ, तो पढ़ेंगे उसको भी क्या क्या फैक्ट्री एक्ट आए थे। फैक्ट्री एक्ट में भी बच्चों की एज पे चेंजेस किए गए थे, राइट। तो उसके बाद वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर में भी वर्स्ट फॉर्म, बुरे से बुरे चाइल्ड लेबर क्या हो सकती है, ऐसे केस डिस्कस किए गए। केस सामने आते हैं, प्रॉब्लम सामने आती है, लोग रखते हैं, देन उस पर डिस्कशन होकर रूल्स बनाए जाते हैं। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, इकट्ठे होके कलेक्टिवली अपनी बात को बार्गेन कराना। मतलब कि हम ये चाह रहे हैं ऐसा हो जाए, तो जो है एम्प्लॉयर कहेंगे कि नहीं इससे हमें ये प्रॉब्लम है, तो आप लोग इस बात पे एग्री कर जाओ, राइट। और आपको पता होगा बेटा प्रोटेक्शन करने का एक तरीका होता है, स्ट्राइक, धरने पे बैठ जाओ जैसे होता है। अब इंडिया की मैं बात करूं तो धरना देना, स्ट्राइक देना इज द नॉर्मल थिंग, कोई बात मनवानी है चलो इकट्ठे होकर धरना देने चल रहा है। बट वहीं अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं ना, लेबर की बात करूं, तो अगर आप धरना दे दोगे ना, आप 4 दिन अगर फैक्ट्री
फैक्ट्री में काम करना कोई वर्कर बंद कर दे और बाद में चलो एक सेटलमेंट हो जाती है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, बट 4 दिन आपने काम नहीं किया है, 4 दिन में प्रोडक्शन रुकी है, कंपनी को नुकसान हुआ है, ओनर को हुआ जो हुआ, अल्टीमेटली आपको भी तो ओनर को नुकसान होना, कंपनी को नुकसान होना, वर्कर्स को भी इम्पैक्ट करेगा एक हद तक, राइट। तो जैसे जापान में हम बात करें, जापान में अगर कोई प्रॉब्लम है आपको मैनेजमेंट से या एम्प्लॉयर से, तो जनरली वहाँ पे लोग होते हैं ना, वो ब्लैक बैज लगा लेते हैं, ब्लैक कलर का बैच लगा लेते हैं, जिससे ये शो हो जाता है कि वो लोग जो है वो मैनेजमेंट के डिसीजन से एग्री नहीं है और वो एक्स्ट्रा काम करते हैं टू गेन द सिंपैथी ऑफ द मैनेजमेंट, राइट। तो देयर आर द थिंग, और एक्स्ट्रा काम कर रहे हो तो कंपनी को भी तो बेनिफिट होगा ना, प्रोडक्शन कर रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो देयर इज द थिंग, जो तरीके हैं करने के, राइट, जिससे आपको भी नुकसान नहीं हो, कंपनी को भी नुकसान नहीं हो। अब इंडिया और आईएलओ की बात करते हैं, जल्दी से टॉपिक खत्म करते हैं। इंडिया आईएलओ का फाउंडिंग मेंबर रहा है 1990 में, जब लीग ऑफ नेशन आया, तो लीग ऑफ नेशन, इंडिया हमेशा से शांति चाहता है, बहुत प्यारी सी कंट्री है हमारी, शांति पसंद देश है यार, हमेशा कभी लड़ाई को इनिशिएट हम करते ही नहीं है, हम चाहते हैं कि शांति बनी रहे हर जगह, ठीक है, दुश्मन को भी गले लगाते हैं हम लोग तो, ठीक है। तो फाउंडिंग मेंबर जो है वो था इंडिया इसका। 1922 में इंडिया परमानेंट मेंबर बन गया गवर्निंग बॉडी का, स्ट्रक्चर में मैंने बताया ना गवर्निंग बॉडी होती है, साल में 3 बार ये मिलकर चलती है, तो गवर्निंग बॉडी का परमानेंट मेंबर बन गया। 1928 में इंडिया में पहला ऑफिस जो है इनॉग्रेट किया गया। 1928 थोड़ा लिंक करके पढ़ा करो यार, 1928 की मैं बात करूं तो 1928 में यहाँ पे क्या चल रहा था, हिस्टोरिकली देखो तो फ्रीडम स्ट्रगल की बात चल रही थी, हम लोग तो पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करने की बात प्लानिंग कर रहे थे यहाँ पे कि हमें पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करना है। अब 1928 का पढ़ रहे हो तो 28-29 का वो देख लो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन कहाँ पे हुए थे, तो थोड़ा लिंक करके पढ़ोगे ना तो अच्छे से समझ में आ जाएंगे टॉपिक ही, ठीक है। इंडिया ने 6 फंडामेंटल कन्वेंशन तो रेटिफाई करी है, 6 चीजों पे तो एग्री कर गई है इंडिया, बट 2 नहीं करी है, एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन, राइट टू ऑर्गेनाइज, और राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग। अगर यहाँ धरने का राइट दे दो ना तो लेबर बैठा ही रहेगा धरने पे अपनी जिद करके, छोटे बच्चे की तरह बात मनवाने पे, तो ये चीज इंडिया ने रेटिफाई नहीं करी है। अब इंडिया में मैंने आपको बोला था, इंडिया में ये सारी चीजें जो है हमने अपने आर्टिकल्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, इंश्योर करवा रहे हैं। तो आर्टिकल 23 इसके बारे में बात करता है, नहीं होनी चाहिए फोर्स लेबर, नहीं होनी चाहिए चाइल्ड लेबर, नहीं होनी चाहिए, राइट टू वर्क प्रॉपर इंश्योर, मतलब सबको राइट टू वर्क है, क्लियर। इसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम भी आ रखी है यार, अब देखो तो एक फेमस स्कीम है, मैं मतलब बहुत सारी स्कीम्स है, आप पहले राइट टू वर्क को लेके स्कीम्स पढ़ो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या क्या कर रही है, ठीक है। उसके बाद मनरेगा के बारे में आप पढ़ सकते हो, ठीक है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आप पढ़ो, इसके बारे में कितने दिन की वेजेस इंश्योर करती है, कितने दिन के प्रॉपर वेजेस देने की बात करती है, क्या है, ऐसी बहुत सी एम्प्लॉयमेंट स्कीम है जो गवर्नमेंट चला रही है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मैंने आपको बता दिया है कि किस टॉपिक के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें जो हैं जैसे फंक्शंस हो गए, ऑब्जेक्टिव हो गए, उसको बस देख के समझ लिया इतना बहुत है, लेकिन जो कुछ फैक्चुअल चीजें हैं उनको 2-3 बार पढ़ो, अपने पास लिख लो और इन्हें याद कर लो, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है चीजें। ओके, सो आगे हम ट्राई करते हैं ऐसे और छोटे छोटे टॉपिक्स जो हैं वो डिटेल डिस्कशन के साथ में लाऊं आपके बीच में, जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या एमसीक्यू एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको याद कर लीजिए, बाकी सिर्फ सुन के अपने दिमाग में स्टोर कर लीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।